नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम जो बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें हम मानव भूगोल के इतिहास और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। विकास की कड़ी में हमने जो जर्मन के जो भौगोलिक विचारक थे उनकी भूगोल या मानव भूगोल में क्या योगदान रहा विकास में, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव भूगोल के विकास में फ्रांसीसी विचारधारा का क्या योगदान है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में मानव भूगोल का अध्ययन फ्रांस में अपने चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंच गया था। फ्रांस के विद्वान प्रोफेसर बिडोल्ड डी लोब्लोस, जीन ब्रून्स, डिमाज आदि विद्वान फ्रांसीसी विचारधारा से संबंधित हैं और इन्हीं ही विचारकों ने वातावरण और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों में मनुष्य को शक्तिशाली बताया। कहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, रुचियों और शक्तियों के बल पर वातावरण के विभिन्न कारकों को अपने अनुसार परिवर्तन कर लेता है और इसी विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, जब हम जर्मन के भूगोलवेत्ता पढ़ रहे थे तो वो बता रहे थे कि जो मानव की क्रियाएं हैं वो वातावरण से प्रभावित हो रही है और इसी बात को उन्होंने निश्चयवाद नाम दिया था। लेकिन इसके विपरीत है कि ये जो मानवीय जो शक्तियां हैं ये पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल लेती है। इस विचारधारा का नाम दिया था संभववाद और ये फ्रांसीसी विचारधारा दी थी। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रांसीसी विचारधाराओं में प्रोफेसर विडोल्ड डी लोब्लोस के बारे में। प्रोफेसर विडोल्ड डी लोब्लोस को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। विद्यार्थियों, जब मानव भूगोल का जनक या पिता की बात आती है तो वहाँ फ्रेडरिक एर्टेल का नाम आता है, लेकिन जब मानव भूगोल के संस्थापक की बात आती है तो वहाँ नाम प्रोफेसर इसमें विडोल्ड डी लोब्लोस का नाम आता है। ठीक है विद्यार्थियों, विडोल्ड डी लोब्लोस ने मानव भूगोल में अनेक कार्य किए। इनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उनमें पहली है फ्रांस का भूगोल, उसके बाद में है पूर्वी फ्रांस का भूगोल और उसके बाद में है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ब्लोस ने भूगोल को प्राकृतिक तथा मानवीय विज्ञानों में स्थान देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख 6 संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया, जिसमें से भूगोल पार्थिवदर्शियों की एकता को दर्शित करता है। दूसरा, पार्थिवदर्शी विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील संयोगों तथा परिमार्जन में परिशीलित होते हैं। तीसरा, भूगोल का संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों से होता है। चौथा, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न पदों, भेदों और प्रभावों को समझना तथा आवश्यक है। पार्थिवदर्शियों के वर्गीकरण तथा उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि का अपनाना चाहिए। उसके बाद में मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों तथा परिमार्जन को पहचानना चाहिए। यह है मानव भूगोल में ब्लोस के जो ग्रंथ है वो, और साथ में इनके द्वारा जो प्रस्तुत संकल्पनाएं हैं वो। उसके बाद में पढ़ते हैं हम क्षेत्रीय अवधारणा। ब्लोस ने भूगोल को स्थानों को वैज्ञानिक अध्ययन बताया। उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर बल देते हुए बतलाया कि इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक तथ्यों के प्रभावों को स्पष्ट करना आवश्यक है। ब्लोस ने प्रादेशिक अध्ययन को गति देते हुए फ्रांस का भूगोल की किताब नाम लिखी। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य छोटे छोटे प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करना बताया था और उन्होंने बताया कि फ्रांस के छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उन्हें पे कहते हैं। भौगोलिक अध्ययन का आदान होना चाहिए और ब्लोस ने कभी भी प्रदेशों को चार दीवारी की भांति सीमांकित नहीं किया। किसी प्रदेश को वाटर हाइल कंपार्टमेंट नहीं माना। उन्होंने प्रदेशों के जो समीपवर्ती क्षेत्रों के संक्रमण तथा प्रलंब क्षेत्रों को भी उन्होंने माना था। ये थी उनकी जो क्षेत्रीय अवधारणा। उसके बाद में संभववादी विचारक। ब्लोस एक संभववादी विचारक थे। उन्होंने मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है जो अपने वातावरण का उपयोग स्वयं के अनुभव या विकास के स्तर पर आधार पर कर सकता है। ये उनकी संभावना थी। प्रकृति परामर्शदात्री के अतिरिक्त कुछ नहीं। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजरी। मतलब प्रकृति परामर्शदात्री के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ परामर्श कर सकती है, किसी चीज़ को लागू नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये जो लाइन आ रही है ना कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजरी, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजरी, ये बात कही थी ब्लोस ने संभववाद में। ब्लोस के बाद में नाम आता है फ्रांसीसी में जीन ब्रून्स का। जीन ब्रून्स के द्वारा जो लिखित किताबें हैं वो एक तो है मानव भूगोल,
जो कि उन्होंने 1910 में लिखी थी। और इस किताब की विशेषता है ये 3 खंडों में विभक्त है। उसके बाद में इनकी जो दूसरी किताब थी ला ज्योग्राफिक डी ला स्टोरी 1911 में। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मानव भूगोल ज्योग्राफी ह्यूमन्स, जो कि 3 खंडों में 1910 में प्रकाशित हो गई थी। किसकी? जीन ब्रोन्स की। जीन ब्रोन्स ने 2 किताबें लिखी थी, जिसमें से मानव भूगोल प्रमुख है इनकी। ब्रोन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 वर्गों और 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। 3 वर्ग के अंतर्गत आवश्यक तथ्यों में मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग, इसमें उसने मकान और सड़कों को सम्मिलित किया। दूसरे वर्ग के आवश्यक तथ्यों में है वनस्पति जगत तथा जंतु जगत पर मानव की विजय। और तीसरे वर्ग के अंतर्गत है मिट्टी का विनाशी उपयोग, इसमें पौधों और पशुओं का विनाश तथा खनिजों का शोषण प्रमुख माना गया है। ब्रोन्स ने भौगोलिक अध्ययन में 2 सिद्धांतों पर अधिक बल दिया था, एक तो क्रियाशीलता का सिद्धांत और दूसरा है अंतःक्रियाता का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांतों पर है इन्होंने ज़्यादा बल दिया था जीन ब्रोन्स ने। क्रियाशीलता सिद्धांत के अंतर्गत हमारी चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु या तो वृद्धि कर रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य सतत परिवर्तनशील है, अतः इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा है अंतःक्रिया वाला। उसके बाद में फेब्रे की जो संभाववादी विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है कि ये जो संभववादी विचारधारा है, संभववाद तो है वो फ्रांसीसी की देन है, लेकिन संभववादी जो विचारधारा है वो भी इसमें किसकी देन मानी जाती है? तो संभववादी जो विचारधारा है उसके जन्मदाता है फेब्रे। इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में कि संभववादी विचारधारा का जनक कौन है? फेब्रे। उन्होंने ही सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार वातावरण कभी भी संसाधनों की सीमाओं को नियंत्रित नहीं करता है, अपितु किसी क्षेत्र में जितने भी साधन उपलब्ध है उनमें मानव के लिए अनेक संभावनाएं निहित है। साथ ही मानव अपनी इच्छा अनुसार आवश्यक जो विकल्पों का चयन कर लेता है। उन्होंने लिखा है कि मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के समन्वय को खोजने में योगदान देता है, जिनका अध्ययन करना मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उसके साथ ही फेब्रे के बाद में आता है डिमांजिया, अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया ब्लोस के शिष्य तथा डिमार्टोनी के समकालीन थे। वे पहले लीले और फिर सोरबोन विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर रहे थे। भूगोल में इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो उनमें इनकी प्रमुख पुस्तक है मानव भूगोल की समस्या। मानव भूगोल की समस्याओं में प्रथम अध्याय में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा था कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय समूह तथा समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधित का अध्ययन किया जाता है। उसने अपने अध्ययन कार्यों में मानव द्वारा पर्यावरण के परिवर्तन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनके संपूर्ण अध्ययन के निम्नलिखित 4 पक्ष माने गए थे। पहला है संसार के वृहद प्राकृतिक प्रदेश, चाहे वे जलवायु प्रदेश हो या वनस्पति या मिट्टी प्रदेश, जीवन के प्रकारों का अध्ययन आवश्यक माना गया है। दूसरा है महत्वपूर्ण प्रविधियां या विधियों के प्रकार, जिनकी सहायता से मानव भोजन एकत्रित करने, आखेट, मत्स्य उद्योग, कृषि कार्य, पशुपालन उद्योग, निर्माण उद्योग तथा व्यापार उद्योग माना गया है। तीसरा है मानव अधिवासियों का वितरण, घनत्व, सीमाएं तथा मानवीय प्रवास का वितरण। चौथा है अधिवासियों के प्रकार और उनके स्वरूपों का विकास। डिमांजिया ने मानव भूगोल के सिद्धांतों का विवेचन करते हुए वातावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने बताया कि मानव सिंचाई के साधनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पोषणीय विकास कर सकता है। इस प्रकार आगे चलकर उसने मानवीय क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तनशील परिवेश की संकल्पना की भी स्पष्ट विवेचना की थी, और ये सब बातें बताई थी डिमांजिया महोदय ने। तो ये थी फ्रांसीसी विचारधारा। फ्रांसीसी विचारधारा मानव भूगोल की जो प्रमुख देन है वो संभववाद। संभववाद का मतलब है न तो प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और न ही मानव। प्रकृति सिर्फ एडवाइजरी है, कर्ता मानव अपने स्वयं के अकॉर्डिंग है। ये बात कही थी प्रोफेसर विडोल्डिनो ब्लोस ने। प्रोफेसर विडोल्डिनो ब्लोस ने ये बात कहते हुए लिखा था कि नेचर इज नेवर मोर देन अ एडवाइजरी। ठीक है विद्यार्थियों, सिर्फ नेचर एडवाइजरी देता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता है। मानव अपने अनुसार जो कार्य है वो करता है, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये थी फ्रांसीसी विचारधारा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विचारधारा के बारे में। धन्यवाद।